नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार पुनः हिंदी द बेस्ट टीचिंग में आपका स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आपके सामने है, जो यूपीएचएससी से संबंधित है। सामान्य ज्ञान का यह प्रैक्टिस सेट है और यह आप लोगों की काफ़ी डिमांड पर बाइलिंगुअल बनाया गया है, हिंदी और इंग्लिश में। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। और इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें। पहला प्रश्न आपके सामने, द कल्टीवेशन ऑफ फूड ग्रेन्स स्टार्टेड इन, यानी खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू स्टोन एज, जिसको न्योलिथिक एज भी कहते हैं और हिंदी में नव पाषाण काल। और यह भी आप जान लें कि इसी में इसका जो युग था वो 9000 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है। और नवपाषाण अर्थव्यवस्था का आधारभूत जो तत्व था वो खाद्य उत्पादन और पशुओं को पालतू बनाने का है। और इसी काल में कुंभकारी का भी आविष्कार हुआ था और अनाज को रखने के लिए बर्तन भी बनाए गए थे। और आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन पाकिस्तान नाउ, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा या हड़प्पा। तो हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी ज़िले में रावी नदी के किनारे स्थित है। और आपको पता ही है कि 1921 में दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन कराया था। थोड़ा सा ये भी जान लें कि कालीबंगा राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के घग्गर नदी के बाईं ओर है और लोथल गुजरात में स्थित है। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है। और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। हु एमंग द फॉलोइंग वाज अलाउद्दीन खिलजी इन हिज साउथ एक्सपीडिशन। तो निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के साथ दक्षिणी अभियान में उसके साथ था। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। यह भी जान लें कि दक्षिण विजय के बाद अमीर खुसरो ने जो विवरण दिया था उसमें कहा गया था कि मलिक कफूर के साथ 1000 ऊँट दिल्ली लौटे तो ऊँटों के ऊपर जो कोष लदा हुआ था, यानी खजाना लदा हुआ था, उससे ऊँट कराह रहे थे। चौथा प्रश्न आपके सामने, ड्यूरिंग विच रूलिंग पीरियड टोबैको कल्टीवेशन स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में आरंभ की गई। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर इज गोइंग टू ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। और यह भी जान लें कि तंबाकू का उत्पादन 1605 में स्टार्ट हुआ था। पुर्तगालियों ने इसे लाया था और यह जन सामान्य में इतना लोकप्रिय हुआ कि कुछ ही वर्षों बाद, यानी 1617 ईस्वी में इस पर जहांगीर ने निषेध कानून लगाया था, लेकिन इस कानून का कोई असर नहीं हुआ था। आइए बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। वेयर इज़ फीनिक्स फॉर्म, यानी फीनिक्स फॉर्म कहाँ पे है। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डरबन साउथ अफ्रीका, यानी डरबन दक्षिण अफ्रीका। तो ये 1904 में गांधी जी द्वारा लगवाया गया था और ये दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में है। तो प्रश्न संख्या 6 आपके सामने, द हिमालयज आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल फोल्ड रेंजेस इन विच द ओल्डेस्ट रेंज इज। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, द ग्रेट हिमालयन रेंज, यानी बृहत हिमालय श्रेणी। तो आपको पता ही है कि हिमालय प्राचीन टेथिस सागर की विशाल भूद्रोणी में वलन पड़ने के कारण निर्मित हुआ था और इनकी विभिन्न श्रेणियों का विकास भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग कालों में हुआ था। तो जो इसकी प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है वो बृहत हिमालय श्रेणी है। 7वां प्रश्न आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इन स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली हुई है।
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजंता, क्योंकि अजंता सिर्फ महाराष्ट्र में फैली हुई है, जबकि अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान, हरियाणा, गुजरात में, सतपुड़ा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। और यह भी जान लें कि सह्याद्री गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों में फैला हुआ है, यानी सबसे ज़्यादा विस्तार अगर किसी का है तो सह्याद्री का है। 8वां प्रश्न, द एनर्जी ऑफ द सन इज जनरेटेड, यानी सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो एक बार इसको पढ़ देते हैं पूरा। ऑप्शन ए, बाई न्यूक्लियर फिशन के द्वारा, बाई आयनोसेशन यानी आयनन के द्वारा, बाई न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन के द्वारा, बाई ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय संलयन के द्वारा। 9वां प्रश्न आपके सामने, वेयर इज द ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट लोकेटेड, यानी ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया, बी, इंडिया यानी भारत, सी, इजिप्ट यानी मिस्र, डी, नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, यहाँ गलती से उत्तरी अफ्रीका हो गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। और ये ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा मरुस्थल है, यानी डेजर्ट एरिया है। 10वां प्रश्न, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार कैसे होते हैं, इनकी प्रकृति को बताना है। तो ऑप्शन ए, कैन नॉट बी सस्पेंडेड यानी कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। बी, कैन बी सस्पेंडेड बाय द ऑर्डर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। सी, मे बी सस्पेंडेड ऑन द विल ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। और डी, मे बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मे बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी यानी आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। और इसमें अभी जान लें कि दो तरह से मूल अधिकारों को नहीं निलंबित किया जा सकता है कभी भी। वह है अनुच्छेद 20 अपराधों की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको नहीं निलंबित किया जा सकता है, ये भी आप याद रखें। 11वां प्रश्न आपके सामने, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। इंग्लिश में है, इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम द एग्जीक्यूटिव वर्क्स अंडर। तो ऑप्शन ए, जुडिशरी यानी न्यायपालिका, बी, लेजिस्लेचर यानी विधानपालिका, सी, इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग, डी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, लेजिस्लेचर यानी विधान पालिका। तो कार्यपालिका तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। और आपको पता है कि भारतीय संसद में शासन व्यवस्था को जो अपनाया गया वो कार्यपालिका के सदस्य संसद विधान पालिका के सदस्य होते हैं। 12वां प्रश्न आपके सामने, द प्रेसिडेंट कैन एक्सपेंड द कॉन्टिजेंसी फंड यानी आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है। ऑप्शन ए, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय संकट के समय, बी, पोस्ट पार्लियामेंट्री अप्रूवल यानी संसदीय स्वीकृति के बाद, सी, बिफोर पार्लियामेंट्री अप्रूवल यानी संसदीय स्वीकृति से पूर्व, डी, कैन नॉट बी एक्सपेंड यानी नहीं व्यय कर सकता। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बिफोर पार्लियामेंट्री अप्रूवल यानी संसदीय स्वीकृति से पूर्व। और यह अधिकार उसको मिलता है अनुच्छेद 267 यानी आर्टिकल 267 के अंतर्गत। तेरहवां प्रश्न यानी 13 नंबर प्रश्न, इन विच ईयर वाज द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स डेवलप्ड, मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1997 यानी 1997। 14वां प्रश्न आपके सामने, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, जो सही आंसर हो जाएगा वो पॉलीथिलीन गैस उत्पन्न होती है।
ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। 15वां प्रश्न आपके सामने, वर्ल्ड इन्वायरमेंट ऑफ फैकल्टी स्टार्टेड इन, यानी विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ। ऑप्शन ए 1985 ईस्वी में, बी 1989 ईस्वी में, सी 1991 में और डी 1994 में। तो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू ऑप्शन सी, इन 1991। द क्वेश्चन नंबर 16, विच रेडियोएक्टिव pollutant हैज रिसेंटली ड्रॉन द अटेंशन ऑफ द पब्लिक ड्यू टू इट्स occurrence इन बिल्डिंग मटेरियल। किस विघटनाभिक प्रदूषक ने हाल ही में जनता का ध्यान आकर्षित किया है जो भवन निर्माण सामग्री में विद्यमान होता है। ऑप्शन ए प्लूटोनियम, बी थोरियम, सी रेडॉन और डी रेडियम। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी थोरियम। तो आपको पता ही है कि थोरियम परमाणु, थोरियम 232 यानी 232 से ही रेडियो सक्रिय तत्व यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम 233 बनाया जाता है। और जो थोरियम होता है भारत के केरल राज्य के तटीय रेतीले स्थानों पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसी से नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों में इसका यूज नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों में भी किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 बिफोर यू, उत्तर प्रदेश के किस नगर में भारत का क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका इलाहाबाद, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। और प्रश्न संख्या 18 आपके सामने, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश और डी पंजाब। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न आपके सामने, रिसर्च से दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता है। ऑप्शन ए रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता, बी वैलिडिटी यानी वैधता, सी सब्जेक्टिविटी यानी आत्मनिष्ठता, डी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी यानी बोथ विश्वसनीयता एंड वैधता दोनों। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी बोथ यानी विश्वसनीयता और वैधता दोनों। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण उस परीक्षण को कहते हैं जिसमें प्रश्नों की संख्या अधिक और उनके उत्तर छोटे होते हैं। इससे शिक्षकों को मूल्यांकन करने में भी सुविधा होती है। इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है, विश्वसनीयता और वैधता दोनों है। 20वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इम्प्रूव द टीचिंग बिहेवियर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए ऑटो इंस्ट्रक्शन यानी स्वानुदेशन, बी माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण, सी क्लासरूम इंटरेक्शन यानी कक्षा कक्ष अंतरक्रिया और डी पैनल टीचिंग यानी पैनल शिक्षण। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सूक्ष्म शिक्षण। यह एक उपचारात्मक यानी निदानात्मक प्रक्रिया या योजना होती है। उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षण क्रियाओं का वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण आवश्यक होता है और इसमें शिक्षक में सुधार लाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं 21वां प्रश्न आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है। ऑप्शन ए मीन यानी मध्यमान, बी मीडियन यानी माध्यिका, सी मोड यानी बहुलक, डी रेंज। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी रेंज। 22वां प्रश्न आपके सामने, आईसीटी से, हु सेंट द फर्स्ट ईमेल, यानी पहला ईमेल किसने भेजा था। ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली, बी रेमंड सैमुअल टॉमिलिंसन और सी स्कॉट फहमैन और डी चार्ल्स बैबेज। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन। और यह भी जान लें कि यह उन्होंने भेजा था 1971 में। और जो इसमें टिम बर्नर्स-ली का नाम दिया गया है वो
www के आविष्कारक हैं। यह भी याद रखें, अगर अगला क्वेश्चन आपके सामने कहीं पड़ जाए कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, तो आप बताएंगे टिम बर्नर्स-ली। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 23 बिफोर यू, जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी जंक ईमेल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्पैम, बी स्पूल, सी स्पूफ और डी आउटबॉक्स। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी जंक ईमेल जिसे स्पैम के रूप में भी जाना जाता है, और इस ईमेल के माध्यम से अनचाहे बल्क संदेश भेजे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इज बिफोर यू, प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स इज कॉल्ड। एक डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए अलॉटिंग, बी फॉर्मेटिंग, सी क्रैशिंग और डी ट्रैकिंग। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेटिंग। 25 नंबर प्रश्न आपके सामने, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द विनिंग सिक्सर, यानी द विनिंग सिक्सर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी W.V. रमन। और यह भी जान लें कि W.V. रमन पूर्व भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच भी रह चुके हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 26, इन विच कंट्री द 8th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंट्रियंस हैज़ बीन हेल्ड टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो 5 ऑप्शंस हैं इसमें, बांग्लादेश, मिस्र, जापान, उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात। सही आंसर हो जाएगा मिस्र, इजिप्ट। तो प्रश्न संख्या 27, विच स्टेट हैज स्कोर्ड ओवरऑल हाईएस्ट इन नेशनल ई गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, केरला, पंजाब, उड़ीसा, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरला। आइए देखते हैं 28 नंबर प्रश्न कि ऑन विच डे इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड, यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 5 जनवरी, बी 2 जून, सी 28 फरवरी और डी 14 मार्च। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28 फरवरी। आइए बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। बनाने में एक वीडियो बनाने में और ख़ास करके बाइलिंगुअल वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो उम्मीद है कि आप गिव एंड टेक वाले प्लान पे ही भरोसा करेंगे, यानी इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। तो आइए देखते हैं 29th यानी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज स्पोर्ट डे, निम्नलिखित में से कौन सा दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त यानी 29 अगस्त। आइए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज ऑब्जर्व्ड एज कंप्यूटर लिटरेसी डे? तो ऑप्शन ए 1 दिसंबर, बी 2 दिसंबर, सी 4 दिसंबर और डी 10 दिसंबर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 2 दिसंबर। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 7। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।